न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अमित शाह ने रखी देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की मराठी भाषा और महाराष्ट्र के सम्मान से कीवाड़ बर्दाश्त नहीं। प्रमोद तिवारी का निशाना बिहार में भाजपा का सफाया। तो खबरें विस्तार से। अमित शाह ने रखी देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की नींव। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह विश्वविद्यालय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के परिसर में बनाया जाएगा। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में भाई भतीजावाद के आरोपों को खत्म करेगा और भविष्य में केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही इस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। यह विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए की लागत से 125 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसका नाम त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो भारत के सहकारी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक। सहकारिता क्षेत्र के इतिहास में और सहकारिता क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्रीमान शंकर भाई चौधरी, अध्यक्ष गुजरात विधानसभा और गुजरात के प्रमुख सहकारी नेता श्री कृष्णपाल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर महल जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्रीमान ऋषिकेश पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग गुजरात के मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, सहकारिता मंत्री गुजरात राज्य, यहाँ के लोकप्रिय सांसद बकाभाई पटेल, श्री आशीष भाई भूतानी, सचिव सहकारिता श्री JM व्यास, कुलपति त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मीनेश शाह, अध्यक्ष NDDB और भूतपूर्व अध्यक्ष इरमा, और आज गुजरात और देश भर से सहकारिता के अलग अलग क्षेत्र पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय और गुजरात में जिला स्तरीय काम करने वाले सभी सहकारिता क्षेत्र के नेताओं को, सहकारी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। मंत्रालय की स्थापना के बाद चुने हुए देश भर के 16 सहकारी नेताओं के साथ मैं बैठा था। कई बार मीटिंग हुई, उन्होंने अकेले में भी कई बार मीटिंग करी और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, इसके संवर्धन के लिए और उसके सम विकास के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य के हर जिले की हर तहसील तक सहकारिता आंदोलन कैसे पहुंचे और उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई और क्या क्या करना चाहिए, वो कारणों की एक सूची बनी, एक्शनेबल पॉइंट की एक सूची बनी और वो सूची के आधार पर
कल 4 साल पूरे हो जाएंगे, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो 60 नए इनिशिएटिव भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने लिए हैं। और वो 60 के 60 इनिशिएटिव सहकारिता आंदोलन को चिरंजीव बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन के समान रूप से विकसित करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को पारदर्शी बनाने के लिए, सहकारिता आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सहकारिता के माध्यम से किसान की खेती के अलावे जो इनकम होती है उसको बढ़ाने के लिए, और सहकारिता आंदोलन में मातृशक्ति और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। मगर आज हम जो करने जा रहे हैं, वास्तव में तो आज मुझे नाम याद नहीं है, शायद सहकारिता मंत्रालय के ही कर्मचारी थे, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बैठकर उन्होंने भूमि पूजन किया, तो सहकारिता की यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम वहीं हो गया है। परंतु आज जो हम कर सहकारिता आंदोलन देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड्स के मेंबर, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, प्राथमिक डेयरी से लेकर नेशनल फेडरेशन तक, और कई सारी मछुआरा समिति, हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं, और 30 करोड़ लोग, देश का हर चौथा व्यक्ति सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। परंतु इस क्षेत्र के विकास के लिए इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो सहकारिता के कर्मचारी और सहकारी कमेटी के सदस्य, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। एक और कमी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले हम कोऑपरेटिव में किसी को भर्ती करते थे, उसको नौकरी देते थे, फिर उसको ट्रेनिंग करते थे। मगर अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी, इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा उसी को नौकरी मिलेगी, इससे पारदर्शिता भी आएगी। और अनेक प्रकार के नए कोर्स, टेक्निकल तजज्ञता तो आएगी ही, अकाउंटेंसी की तजज्ञता तो आएगी ही, वैज्ञानिक अप्रोच तो आएगा ही, मार्केटिंग के सारी गुण वो सीखकर भी आएगा, परंतु साथ में सहकारिता के संस्कार भी सीखकर आएगा कि ये जो आंदोलन है देश की गरीब महिला के लिए, देश के दलित के लिए है, देश के आदिवासी के लिए। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखने में। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए, बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे, तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है,
कई सारी डेयरीज बन रही हैं। ये सब के लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। और मित्रों, सीबीएसई ने शुरुआत की है। भूपेंद्र भाई विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तीनों यहां बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि सीबीएसई ने पुस्तकों में, अभ्यासक्रम में 9 से 12 तक की कक्षा में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार भी अपने अभ्यासक्रमों में सहकारिता विषय को जोड़े, जिससे आम लोग सहकारिता के महत्व को जाने। मित्रों, जब मैं त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का विधेयक लेकर खड़ा हुआ, उसके पहले अध्यक्ष जी ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था, त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन दिल्ली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। 1946 में खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई और आज वो त्रिभुवन दास ने बोया हुआ बीज
वटवृक्ष बनकर पनपा है। 36 लाख बहनें 80,000 करोड़ का कारोबार करती है और किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं रोकी। पॉल्सन की शोषणकारी नीति के सामने सहकार की संगठन की शक्ति खड़ी करने का काम ये त्रिभुवन दास जी ने किया और आज अमूल ब्रांड से विश्व का खाने पीने की चीजों के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बनकर उभरा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मित्रों, धीरे धीरे दीपक की तरह जलकर उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सींचने का काम किया और जब उन्होंने अपने आप अमूल के अध्यक्ष के पद से रिटायरमेंट लिया, तब 6 लाख बहनें एक कारोबार के साथ जुड़ी थी। सबने 1-1 रुपया देकर 6 लाख रुपया त्रिभुवन भाई को थैली भेंट की। त्रिभुवन भाई ने वो 6 लाख रुपया भी त्रिभुवन फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है और उन्हीं का विजन था। उसको लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदलकर रह गए। और वो कहते थे कुरियन साहब का बड़ा योगदान है। कुरियन साहब का योगदान तो है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। गुजरात में ये संस्कार नहीं है कि किसी के भी योगदान को नकारा जाए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने कुरियन साहब की शताब्दी के लिए कुछ नहीं किया। ये अमूल ही है जो कुरियन का शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा है। और कुरियन साहब को नीदरलैंड पढ़ने लिखने के लिए भेजने का काम भी हमारे त्रिभुवन दास पटेल साहब ने किया था और उन्होंने उनको फ्री हैंड देकर ये पूरी चीज का निर्माण कर। एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए सोचकर अगर काम करता है तो राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के समृद्धि बनाने की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान कर सकता है, उसका एक आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास काशीदास पटेल ने यहां पर प्रस्तुत किया था। यही भूमि पर किया था, यही भूमि पर यूनिवर्सिटी बन रही है और आज मैं फिर से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी रखने का हमारा फैसला है। वो उचित ही फैसला है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे देश के मूल विचार हैं, हमारी संस्कृति की नींव है और उसी से ये सहकारिता की भावना की संस्कृति पैदा हुई है। ये संस्कृति आर्थिक कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण, पशु कल्याण और पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ साथ अब गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। 30 करोड़ सदस्य जिसके है ऐसा एक आंदोलन जिसकी एक प्रकार से शिक्षा के बारे में एक बड़ा वैक्यूम का अनुभव होता जाता था। शिक्षा में वैक्यूम था तो नवाचार और प्रशिक्षण में भी वैक्यूम आया
संस्थाओं के बीच में समन्वय में भी वैक्यूम आया और सहकारिता यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी ये सारे वैक्यूम को समाप्त कर देगी। नीतियों का भी निर्माण करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, अनुसंधान का नींव डालेगी, प्रशिक्षण तो करेगी ही करेगी और देश भर के सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण का एक ही समान प्रकार से कोर्स बनाकर देश भर की सहकारिता को एक ही प्रकार से आगे बढ़ाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पहले प्रतिभाएं थी मगर प्लेटफॉर्म नहीं था। अब उन प्रतिभाओं को ये यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देने का काम करे। दिशा तो दिखाई थी त्रिभुवन काका जैसे लोगों ने, परंतु मार्गदर्शन नहीं था। यहां से नीति बनकर वो दिशा पर किस रास्ते पर चलना उसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आत्मनिर्भरता थी परंतु पूंजी नहीं थी। पूंजी कैसे प्राप्त की जाए और प्राप्त की हुई पूंजी कैसे मुनाफे के साथ लौटाई जाए, इसकी तज्ञता भी यहीं से आएगी। और योजनाएं तो बनती थी मगर जमीन पर नहीं उतरती थी। 2 लाख पैक्स और पुराने 85,000 पैक्स के माध्यम से सभी योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम ये त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी देखेगी। एक प्रकार से देखा जाए तो इस मेगा वैक्यूम को भरने का काम त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी करेगी। वो वैक्यूम ने हमारे सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से सिकुड़ कर रख दिया था। अब वो फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में सहकारिता का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं बनेगा तो हमारे भारत में बनेगा। एक युगांतकारी कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है और यही यूनिवर्सिटी और यहां बनाई हुई नीतियां और अभ्यासक्रम सहकारिता के आर्थिक मॉडल से जन आंदोलन में परिवर्तित करने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और टाउन की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय मुख्य विकास धारा बन जाएगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। NCEL, NOCL और BBSL जो बीज, एक्सपोर्ट और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बेचने का काम कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हमने आगे बढ़ाई है और इसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। परंतु ये सब के लिए योग्य कर्मचारी मिलना, ये सब के लिए योग्य सहकारिता आंदोलन के सिपाही मिलना, ये काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और खादी ग्राम उद्योग, कई सारे क्षेत्रों में अब एक्सपर्टी की जरूरत है। हम कोऑपरेटिव टैक्सी भी लाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनाना चाहते हैं। अगर ये सब करना है तो हमें हर क्षेत्र के विशेष ज्ञान वाले अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए और सहकारी नेता भी चाहिए। अब पैक्स नई पीढ़ी की सहकारिता को स्टार्टअप के साथ जोड़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा ड्रिवन निर्णय और डेटा के आधार पर एनालिसिस कर नीतियों का निर्माण करना है, वो हमारी यूनिवर्सिटी करेगी। इसमें डिजाइन और विषय वस्तु का मानकीकरण, सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों का स्थापन, अनुसंधान केंद्र और हर राज्य में संबद्ध कोऑपरेटिव प्रशिक्षण के संस्थान बनाने का काम ये यूनिवर्सिटी करेगी। शुरुआत अभी हुई है। पूरा अभ्यासक्रम बनाने की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। इससे मैं आज पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र का आह्वान करना चाहता हूं कि देश भर के
सहकारिता के प्रशिक्षण से जुड़े हुए विशेषज्ञ सहकारिता यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जुड़े और अपना योगदान दे। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में देश भर की सहकारिता को मजबूत करेगी, आगे बढ़ाएगी और एक प्रकार से सहकारी कार्यकर नाते मुझे संतोष भी है, मोदी जी ने आज त्रिभुवन काका को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। हम सब ने त्रिभुवन काका के योगदान को एक बार जोर से ताली बजाकर समग्र देश के सामने रखना चाहिए। और आज इस पुण्य कार्य में आप सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्सिटी के संचालक जो नए बने हैं वो सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बढ़ते अगली खबर की ओर। मराठी भाषा और महाराष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर बढ़ते विवाद के बीच एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और राज्य के मंत्री आशीष शेलार पर कड़ा हमला बोला है। रोहित पवार ने कहा है कि मैं निशिकांत दुबे जी से अनुरोध करता हूं कि बिहार की चुनावी रणनीति महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश न करें। वे बंगाल और बिहार चुनाव के बारे में सोच रहे, लेकिन इससे महाराष्ट्र में समानता की भावना को ठेस पहुंच रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को? निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूं कि बिहार का जो राजनीति है, वहां का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहां की राजनीति, वहां की स्ट्रैटेजी, वहां का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, आशीष शेलार का एक बयान आया कल, जिसमें उन्होंने पहलगाम की जो घटना है उसकी तुलना की है मराठी में, मराठी को लेकर जिस तरीके से मंत्री आक्रामक रही है उसकी तुलना उन्होंने की है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हुए पाए गए। देखो, आशीष शेलार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन फिर भी उनको और बड़े नेताओं को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। शायद उसी एक नेता ने उनको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कल का, उसको निषेध हम करते हैं, क्योंकि मराठी मानुस और टेररिस्ट उसकी तुलना उन्होंने की है, वो गलत चीज है, उसका तो निषेध हम करते हैं। और आशीष जी को ये भी बताते हैं कि बीजेपी में एक स्टाइल होता है कि जो भी बड़ा नेता होने लगता है बीजेपी में, उसको अगर कट शॉर्ट करना हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके मुंह से वो बुलवा देते हैं और उससे उनका प्रतिमा जो है खराब होती है। इसलिए आप थोड़े, आपके जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके बारे में आप थोड़ा संभल के रहो। बढ़ती खबर की ओर। प्रमोद तिवारी का निशाना बिहार में भाजपा का सफायत है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया बयान को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है और उनका यह बयान एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक और वे कहते हैं कि एनडीए मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा, दूसरी ओर वे 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ 1952 के बाद से कई बार रिवीजन हुए, पर जिस तरीके से रिवीजन के नाम पर गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम बनाए रखने के लिए जो प्रारूप, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इसके पहले नहीं मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर
जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब, उनके परंपरागत विरोधी, उनके नाम काटे जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। सर, चुनाव से पहले एनडीए से क्या उनकी कोई दूरी है या इसमें भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर आती है एलजेपी की? देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को। वहां बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा। और कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद। बरतेली खबर की ओर। पाली ब्लॉक के धुकपथरा गांव में बाढ़ में फंसे 17 ग्रामीणों को ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया। छत्तीसगढ़ के पाली ब्लॉक स्थित धुकपथरा गांव में बाढ़ के कारण फंसे 17 ग्रामीणों को एक सफल संयुक्त बचाव अभियान में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये सभी ग्रामीण कृषि कार्य के लिए गए थे और अचानक आई बाढ़ के कारण फंस गए थे। यह रेस्क्यू ऑपरेशन कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में चलाया गया है। अभियान में राजस्व विभाग, पाली थाना पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन दल, नगर सेना और राज्य आपदा टीम बिलासपुर की संयुक्त टीम शामिल रही। फोटो खींचो, फोटो वीडियो भी बना। आम आता देखते हैं, कितने लोग हैं यार? और वहाँ अरे को भी खींचो ना रस्सी। हाँ दे ना, दे रस्सी दे। चल देख बे, फिसल बे, हम धीरे धीरे चल, धीरे धीरे। हाँ रुक के बोख ले, बच्चल बोले बिछल जा है, बोले देख के बोले, देख के और बोले नहीं सका। इधर मुन्ना, इधर। हाँ जा वो के पूछ। बरतेली खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज चेन्नई के केके नगर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। அங்க ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு இங்க வந்துருவீங்களா? கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கேன். 70 இயர்ஸ் இருக்கு. ஓ அப்படியா? ஓஹோ. நம்ம வைஃப் டைம்ஸ்ல தான் இருக்கு. அப்படிங்களா? ஓஹோ. 15 இயர்ஸ். We have 5G ambulance also. Ambulance is outside.
बढ़ते खबर की ओर। चिराग पासवान की स्थिति चुनाव आयोग जैसी हो गई है मनोज कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कटाक्ष किया है। उन्होंने चिराग के बार बार बदलते रुख की तुलना चुनाव आयोग से कर दी। मनोज कुमार ने कहा है कि चिराग पासवान कभी कहते हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि लड़ेंगे, कभी सामान्य सीट से लड़ने की बात करते हैं तो कभी सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कहते हैं, कभी कहते हैं कि वे केंद्रीय कैबिनेट छोड़कर बिहार आ जाएंगे क्योंकि बिहार उन्हें बुला रहा है। तो कभी बढ़ते खबर क्यों। तमिलनाडु जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा। भारत जापान समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जापान कोस्ट गार्ड का पोत इत्सुकुशिमा आज चेन्नई बंदरगाह पहुंचा है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, प्रशिक्षण और आपसी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। चेन्नई आगमन पर जहाज का पारंपरिक स्वागत किया गया। यह यात्रा भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है और दोनों देशों की कोस्ट गार्ड इकाइयों के बीच साझेदारी को और प्रगाढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी। அப்படியே நோட் போட்டு எடுத்துருக்கேன். அப்படியே எடுக்கிறேன். जापान कोस्ट गार्ड ने इधर का अंदर शिप का फिर हम वेलकम कर लो। बढ़ते खबर क्यों। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूटीसी मिनी नई वातानुकूलित परिवहन सेवा को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक नई परिवहन पहल के तहत यूटीसी मिनी वातानुकूलित बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई है जो शहरी और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर, आरामदायक और सुलभ सफर का अनुभव प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सेवा आम जनता विशेष रूप से दैनिक यात्रियों और छात्रों के लिए सुविधाजनक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और जनहितैषी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ओम नारायण नमः लव अच्छा अच्छा उधर चलो भाई यहाँ से ले लो विंडो भाई और से ले लेंगे रोटी में नहीं आने ये नहीं आने का ना वीडियो का मत बैठाओ यार ऐसे ले लो छोड़ दो पीछे चले जाओ अरे दरवाजा तो बंद कर दो बढ़ते अगली खबर की ओर। चिराग पासवान एनडीए के मजबूत सहयोगी, बिहार में फिर रचेगा एनडीए इतिहास। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख व्यवसायी की हत्या के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा राज्य सरकार पर हमला बोलने पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चिराग पासवान भाजपा के मजबूत सहयोगी हैं, वे केंद्र में मंत्री हैं और हमने पिछले चुनाव साथ मिलकर लड़ा था जिसमें 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार भी वे एनडीए के हिस्से के रूप में 243 सीटों पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा अलग बात है, लेकिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे और 200 सीटें जीतेंगे। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के मजबूत साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और इकट्ठे होकर लड़े हैं, इसलिए बिहार में हम लोग 30 सीट जीते हैं। इस बार भी वो एनडीए के साथी के तौर पे 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। मतलब गठबंधन की कौन सीटें किसके पास जाती है वो अलग है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो 243 पर ही अपनी ताकत को लगाएंगी और इकट्ठे होकर हम लोग लड़ने वाले हैं और 200 से ज़्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आज सुशासन है, ठीक है, एक हत्या हुई है पटना में, लेकिन कई राज्यों की तुलना में बिहार में आज बहुत अच्छा माहौल है। उद्योग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, पूर्व उद्योग मंत्री के नाते मैं कहता हूँ, वो बिहार है और बड़ी तादाद में उद्योगपति बिहार आ भी रहे हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, रोड में, बिजली में, पानी में, सब में तरक्की हुई है और बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार को एनडीए ने ही आगे बढ़ाया है, एनडीए ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब लोग मिलकर 243 सीट पर मेहनत करेंगे और मिलकर 200 से ज़्यादा सीट पर जीतेंगे।
बढ़ती खबर की ओर। रियो डी जेनेरियो में जारी BRICS घोषणा पत्र प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि ठोस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राजन कुमार ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार का संयुक्त घोषणा पत्र एक स्पष्ट, प्रतीकात्मक और ठोस दस्तावेज है जो सदस्य देशों के बीच व्यापक सर्वसम्मति को दर्शाता है। प्रोफेसर कुमार ने बताया है कि इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थानों में बहुपक्षीय सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। देखिए, ब्रिक्स की जो समिट हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स जो संस्था है ये नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का संस्था है। इसमें कोई भी देश आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री उस ढंग से नहीं है। कई बार इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये एक एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जो है उसके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहता है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं नॉन वेस्ट के, ग्लोबल साउथ के, उसको रखना चाहता है। इस बार का समिट जो रियो में हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आपने देखा कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, जिसमें कि कई बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाता, इतने सारे नए देश उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया और काफी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे 126 क्लॉजेज हैं। पहले कभी भी आप डॉक्यूमेंट देखें इस ढंग से नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ढंग से उस दिखाता है कि एक कंसेंसस है या सॉलिडारिटी है, तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो इश्यूज रेज हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3-4 इश्यूज देखिए, कुछ इश्यूज ब्रिक्स हमेशा रेज करता है। 17वें समिट से पहले आप 16 को देखेंगे तो हमेशा इस इशू को रेज करता है। उसमें मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात करता है। IMF वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग राइट्स होने चाहिए इन देशों का वो ज़्यादा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। उसके बाद WTO की बात करते हैं। और उसके बाद इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में यह भी बात हुई है कि जो अमेरिका जिस ढंग का यूनिलैटरल पॉलिसी ला रहा है, यूनिलैटरल एक्शन, प्रोटेक्शनिज्म इत्यादि, टैरिफ को लेके, ट्रेड को लेके, तो उसकी भी निंदा की है। तो वो महत्वपूर्ण है। ईरान के इशू पे मैं बोलूँ तो ईरान के इशू पे यूनिलैटरली इन सारे देशों ने कंडेम किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले इस ढंग का कंसेंसस बनना मुश्किल लग रहा था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ भारत के दृष्टिकोण से मैं बताऊँ तो पहलगाम टेरर अटैक का बिल्कुल उसमें मेंशन है, एक क्लॉज है उसमें, मुझे लगता है कि 100 सम क्लॉज है, तो उसमें सीधा उस पर बताया है कि किस ढंग से पहलगाम जो अटैक है, इस ढंग का कोई भी अटैक है किसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई। हालांकि पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसका उस सबको पता चल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान के रास्ते से आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। क्लाइमेट एक्शन पे, क्लाइमेट चेंज पे आप जानते हैं कि ट्रंप विड्रॉ कर गए हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज से, WHO से ट्रंप विड्रॉ कर गए हैं। तो इन सारे इश्यूज को यहाँ पे बहुत ही एक अंडरलाइन करके उसको महत्व दिया गया है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो ब्रिक्स का जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, सिम्बॉलिक भी है, जिसमें कि इंटरनेशनल रिफॉर्म्स की बात है, इंटरनेशनल ऑर्डर के रिफॉर्म्स की बात है, और बहुत सब्सटेंशियल भी है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं वो सब्सटेंशियल हैं। अब देखना यह है कि ये इन सारे मुद्दों को क्या ब्रिक्स इंप्लीमेंट कर पाता है कि नहीं भविष्य में। अगर उसको ग्रेजुअली भी कर पाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन यह जरूर है कि पश्चिमी देश इससे नाराज है, और ट्रंप का इसमें एक स्टेटमेंट भी आ चुका है इसकी निंदा करते हुए। तो आप समझ लें कि ब्रिक्स इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। बढ़ती खबर की ओर। DRDO कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह विभाग केवल कागजी लेखा जोखा संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपने कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल नियंत्रक बनना ही पर्याप्त नहीं है, आपका मन भी खुला और ग्रहणशील होना चाहिए। काफी सुखद अनुभूति होती है कि DAD प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम भले ही कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ओपन और रिसेप्टिव होना चाहिए। जिससे डिफेंस इकोसिस्टम में हो रहे चेंजेस को आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक तरीके से डिस्कस कर सकें और शेयर कर सकें। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहां हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देते हैं।
इसमें हम सोच सकते हैं कि अब तक हमने क्या अच्छा किया है और आगे हमें क्या करना है। यह भी विचार करना है कि आगे और हमको कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तो वह रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। आप सब भी शायद इस बात से हमारी सहमत होंगे कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का दायरा स्वाभाविक रूप से और अधिक व व्यापक होता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है, एक मजबूत सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, उनका साथ देगा। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नया मोटो ही मैं मानता हूं अपने में बहुत कुछ कहता है। अभी संस्थान का मोटो अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव है। ये वर्ड्स अपने आप में आपके वर्क कल्चर को दर्शाते हैं, या यूं कहूं कि एक प्रकार से आपके वर्क कल्चर के सार हैं, ये तत्व हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहां अकाउंट्स को आमतौर पर बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा, तब भी हम सबने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था, और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीजें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्राय पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाले की जो फोटोग्राफ आती है, कभी बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे से आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विशाखापत्तनम पुलिस ने सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात किए। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। पुलिस कमिश्नर शंखब्रत बागची ने बताया कि हमने ड्रोन पुलिसिंग को बड़े स्तर पर शुरू किया है। ड्रोन के कई उपयोग हैं। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन आकाश से निगरानी के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहे और वे दूर से किसी भी अवैध गतिविधि की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ड्रोन पुलिसिंग इन अ बिग वे। द पर्पस इज दैट ड्रोन। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अनूठा अनुभव।
एक भक्त ने बताया कि आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अनुभव बेहद शानदार रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिनों की तुलना में आज श्रद्धालु की भीड़ काफी कम थी, जिससे वे भगवान का साफ और करीब से दर्शन कर पाए। भीड़ कम होने के कारण भक्तों को भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक गहराई से व्यक्त करने का अवसर मिला है। भक्त ने आगे कहा है कि इस सुकून भरे माहौल में भगवान जगन्नाथ के दर्शन से मन को अपार शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की भी सराहना की। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, आज बहुत ही भीड़ कम था। 3 दिन से बहुत ही ज्यादा दर्शकों का और भक्त का भीड़ था। आज हम लोग बहुत अच्छा भगवान का दर्शन कर पाए, पूरा सामने से बाबा को पूरा देख पाए। यही एक आनंद है जो हम लोग उपभोग कर पाए। आज महाप्रभु का अधर्पणा नीति में जो है भक्त हम लोग 2 टाइप का होते हैं। हम जो मनुष्य भक्त है और जो देख नहीं पा रहे वो लोग भी भगवान का भक्त है। तो भगवान जो अर्पित करते, क्योंकि भोग तो हम लोग इधर आने से आपको भोग मिल जाएगा, पर जो लोग को भोग नहीं मिल रहा है तो उसको भी भगवान इतना प्यारे है कि उसके लिए भी एक भोग का नीति बनाया हुआ है। वही जो नीति बना के वो हम लोग अर्पण करते हैं। तो इधर जो लोग भूत पिशाच जो भगवान का भक्त है, जिसको मिल नहीं पाता है, वो उसको तृप्त होते हैं। वही एक नीति है जो कल बहुत अच्छा से अर्पण हुआ है। तो उसका भी भाग मतलब बहुत जन जो थे भक्त वो लाभ ले पाए हैं। भगवान का मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सब भक्त को एक बार पूरी आइए, भगवान को एक बार दर्शन करके जाइए। और आपका अगर जो लोग नहीं आ पा रहे, जो वीडियो इससे देख रहे हैं हमारा चैनल से, इधर से भी आप दर्शन करके मन का जो भावना है भगवान को बोलिए, भगवान जरूर सुनेगा। ये जो है वहाँ पे रथ है, मतलब हम लोग का जो रथ है, रथ का ऊपर हर एक रथ में 3-3 करके घड़ा रहता है, उसको मिट्टी का रहता है, उसको तोड़ा जाता है, वो उत्सर्ग होता है। जो एक्चुअली जगन्नाथ जी का दर्शन बस हम लोग जो उनका जो भक्त है वहाँ पे देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और भूत पिशाच और जितने भी अतिरिक्त आता है वो लोग भी आते हैं। तो इंसान तो जो लोग हम लोग इंसान है वो लोग तो यहाँ पे प्रसाद हम लोगों को महाप्रसाद मिलता है, बट जो लोग अतिरिक्त आता है या फिर जो लोग भूत पिशाच है उन लोगों के लिए वो घड़ा तोड़ा जाता है। वो बस उन लोगों के लिए उत्सर्ग होता है, उन लोगों का प्रसाद जैसा। वो मतलब हम लोग का इंसान का खाने का लायक है, मतलब कोई नहीं उसको खाते हैं, बट वो बस अतिरिक्त आता है और जितना भी मतलब भूत पिशाच ये लोग ही बस खाते हैं, उनके लिए उत्सर्ग होता है। जितने लोग आपको देख रहे हैं जो आ नहीं पा रहे उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं बस यही बोलूंगा कि जो लोग मतलब नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम अगर बहुत लोग हैं जो लोग मतलब इच्छा है कि आएंगे तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए। महाप्रभु जी का जो यहाँ पे दर्शन होता है बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए और उनका जो दर्शन करके मन को शांत कीजिए। एक अलग ही एक सुकून आता है यहाँ पे दर्शन करके। बढ़ते अगली खबर की ओर। मराठी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष दीपक पवार का बयान। दीपक पवार ने कहा कि यदि सरकार ने पहले ही 1 जुलाई को हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय वापस लिया है तो फिर नई समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति बनाना एक जबरदस्ती तीसरी भाषा थोपने का प्रयास है। हम मांग करते हैं कि इस समिति को तुरंत भंग किया जाए। उन्होंने इस कदम को मराठी भाषा और राज्य के हितों के खिलाफ बताया है और कहा है कि भाषा के मामले में जबरदस्ती किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। आमचं म्हणणं असं आहे की सरकारने जर 1 जुलैला शासन निर्णय काढून तिसऱ्या भाषेची सक्ती असणारे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केलेले आहेत, तर यानंतरच्या काळामध्ये सरकारने कोणतीही समिती नेमण्याचं कारण नाही, कारण ती समिती अजिबात आवश्यक नाहीये। नरेंद्र जाधवांची समिती नेमणं याचा अर्थ तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा जो मुद्दा आहे तो लोकांच्या मनामध्ये जिवंत ठेवणं आहे आणि अप्रत्यक्षपणाने आज ना उद्या तिसऱ्या भाषेची सक्ती करणं आहे। त्यामुळे नरेंद्र जाधवांच्या समितीला विरोध करणं, ती बरखास्त करण्याची मागणी करणं, तिसऱ्या भाषेची सक्ती पूर्णतः रद्द करणं, दादा भुसे आणि रेखावार यांची हकालपट्टी करणं आणि बालभारतीची स्वायत्तता अबाधित ठेवणं या आमच्या 4 प्रमुख मागण्या आहेत आणि त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या 20हून अधिक संस्था आम्ही इथे धरणं आंदोलन करतो। त्याचबरोबरीने महाराष्ट्रातल्या विविध राजकीय पक्षांचं सहकार्य यासाठी मिळेल यासाठी प्रयत्न पण करतो। आम्ही स्पष्टपणाने हे म्हटलंय की दादा भुसेंनी राजीनामा तरी द्यावा किंवा सरकारनं त्यांची हकालपट्टी तरी करावी, कारण ते कुचकामी आहेत, ते स्वतः निर्णय घेत नाहीत, घेऊ शकत नाहीत, त्यांच्या आकलनात दोष आहे आणि रेखावार हाच जर त्यांचा रिमोट कंट्रोल असेल आणि तो मराठी द्रोही आणि महाराष्ट्रद्रोही भूमिका घेत असेल तर रेखावारला तात्काळ बदललं पाहिजे आणि दादा भुसेंची गरजच नसल्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांचं पद दुसऱ्या कुठल्या तरी लायक माणसाला दिलं पाहिजे। बढ़ते खबर की ओर।
साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 11 दिन बाद फिर से खुला। गैंगरेप मामले के चलते लगभग 11 दिनों तक बंद रहे साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज को फिर से खोल दिया गया है। कॉलेज परिसर में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है और छात्रों को केवल सख्त निगरानी में ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी उपाय किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ये तो फॉर्म फिलअप होएगा ना? फॉर्म फिलअप होएगा जी। अब वक्त हो चलो इसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।